हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है नॉर्सिट से रिलेटेड जितने भी हमारे अपडेट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने एक वीडियो में डाल दिए हैं ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस ना देखनी पड़े। एक वीडियो देखो और काम खत्म, सिंपल। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज इसमें मैंने WHO थीम्स डाल दी हैं प्लस नर्सेस थीम 2025 की। ओके, जब आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा तब तक WHO की 2026 की भी थीम आ चुकी होगी, तो एग्ज़ाम से पहले मैं वो भी डाल दूंगी WHO की 2026 की क्या थीम रहेगी, बट 2025 की मैं इसी में बता दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला अपडेट अपना है PPH से रिलेटेड। ओके, PPH पहले क्या होता था कि अगर मोर देन और इक्वल टू 500 ml ब्लड लॉस हो गया है वेजाइनल डिलीवरी में, ओके, एंड मोर देन 1000 ml सिजेरियन सेक्शन में ब्लड लॉस हो गया है, तो इसको हम PPH बोलते थे अर्लियर। ओके, बट अभी का क्या सीन है? अगर एक तो डेफिनेशन यही है कि मोर देन और इक्वल टू 500 ml ब्लड लॉस, ठीक है, और मोर देन और इक्वल टू 300 ml ब्लड लॉस, ठीक है, प्लस साइंस ऑफ शॉक। अगर ब्लड लॉस जो है 500 ml से ज़्यादा हो गया है प्लस शॉक के साइन दिख रहे हैं तो भी हम इसको PPH में कंसिडर करेंगे। साइन ऑफ शॉक जैसे कि टैकिकार्डिया, लो BP, ओके, ये सब साइंस अगर आपको दिख रहे हैं तो वी विल कंसिडर इट एज PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, दूसरी चीज PPH से रिलेटेड, अब जो है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की जाती है ब्लड लॉस की। देखो, पहले क्या होता था कि पहले जो है विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता था। नॉर्मली देखते कि इतना ब्लड जो है फ्लोर पे है, इतना जो है ड्रेप्स में है, तो इतना ब्लड लॉस हो गया होगा, ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता था। पर अब क्या है, ऐसे कैलिब्रेटेड ड्रेप्स आ गए हैं जिसमें मार्किंग है 100 ml, 200 ml, 300 ml। आपको जस्ट वो नंबर पढ़ना है कि 200 हुआ है, 300 हुआ है या 400 हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। जब हम ऐसे विजुअल इंस्पेक्शन से पहले जो है ब्लड लॉस चेक करते थे तो इतना एक्यूरेट आता नहीं था, ठीक है, और इसी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता था PPH हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, और ना उसका टाइमली ट्रीटमेंट किया जाता था। तो PPH को प्रिवेंट किया जा सके इसीलिए हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ब्लड लॉस हुआ कितना है, उसके लिए कैलिब्रेटेड ड्रेप्स आ गए हैं, ठीक है। इससे हमें ब्लड लॉस जो है पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिवली, उस पर लिखा रहता है, ठीक है, कि कितना ब्लड लॉस हो गया है। ओके, नेक्स्ट। अब हमने डेफिनेशन देख ली, PPH पता कर लिया कि PPH हो गया है। अब क्या करना है, हमने ट्रीटमेंट करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो न्यू स्टैंडर्ड इमरजेंसी प्रोटोकॉल लाया गया है, मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि अगर कोई न्यू पर्सन भी है जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है PPH कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोटोकॉल बना दिया गया है। पहले ये करोगे उसके बाद ये करना है, ठीक है। एंड इसी को बोलते हैं ये जो है एक निमोनिक है जिसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट करना है। E ये आपको पता होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन। M मसाज, यूट्रस मसाज, ठीक है। O ऑक्सीटोसिन। T ट्रेनेक्समिक एसिड जिसको ट्रेनेक्सा भी बोलते हैं। I IV फ्लूइड्स, क्रिस्टलॉइड्स इसमें दिए जाते हैं। V वेजाइनल इंस्पेक्शन, ठीक है, या जेनाइटल इंस्पेक्शन। एंड E एस्केलेशन। अब जो है केस को हम आगे रेफर कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि सबसे पहले हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे डिटेक्ट करेंगे? कैलिब्रेटेड ड्रेप्स की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे। फिर जब हमें पता चल गया कि हाँ PPH हो गया है तो जल्दी से मसाज देंगे, मसाज के बाद ऑक्सीटोसिन देंगे, ट्रेनेक्समिक एसिड देंगे, IV फ्लूइड चलाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे वेजाइनल एंड जेनिटल का और इसको एस्केलेट करेंगे। ओके, अब इसके बाद में है यूट्रोटोनिक अपडेट में क्या है। सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ऑक्सीटोसिन। ये पहले भी था अभी भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 10 इंटरनेशनल यूनिट्स IM और IV, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ओके, अब इसमें न्यू एडिशन क्या हुआ है, नया क्या है? नया है कार्बिटोसिन जो है दिया जाएगा, कार्बिटोसिन दिया जाएगा अगर ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कार्बिटोसिन क्यों इतना हेल्पफुल माना जा रहा है? क्योंकि ये हीट स्टेबल ड्रग है,
ठीक है। हीट स्टेबल मतलब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उधर जो है कार्बिटोसिन ड्रग काम आएगा, ठीक है। जहाँ पे कोल्ड चेन जो है पॉसिबल नहीं है मेंटेन करनी, वहाँ पे कार्बिटोसिन यूज आएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ड्रग जो है मीजोप्रोस्टोल, अगर आप किसी रिमोट एरिया में हो या फिर कम्युनिटी यूज़ के लिए जहाँ पे इंजेक्टेबल्स जो है अवेलेबल नहीं है, उधर हम मीजोप्रोस्टोल देंगे, ओके। इसका डोज रहेगा 400 to 600 माइक्रोग्राम ओरल, ओके। इसके बाद कुछ ड्रग्स है जो नॉट रिकमेंडेड हैं, अब नहीं दी जाती। वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज एर्गोमेट्रिन, अब नहीं दी जाती। सेकंड इज ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन का कॉम्बो भी नहीं दिया जाता, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बो भी नहीं दिया जाता, ये भी नहीं दी जाती एर्गोमेट्रिन भी, ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन का कॉम्बो भी नहीं दिया जाता। एंड थर्ड इज इंजेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये भी अब डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, ओके। इसके बाद में पहले जो है ट्रेनेक्सा मतलब ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है ऑप्शनल होता था, देना है या नहीं देना है, बट अभी जो है स्टार्टिंग के 3 आवर्स में विदिन 3 आवर्स देना ही देना है, इज मस्ट, ये देना ही है ट्रेनेक्सा, ओके। नेक्स्ट इज एडवांस मैनेजमेंट। क्या होता है? अगर पेशेंट इज रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपने ई मोटिव पूरा लगा लिया है बट फिर भी कुछ असर नहीं दिखाई दिया, उस केसेस में हम क्या करेंगे? उस केसेस में फर्स्ट ऑप्शन इज यूट्राइन बलून टैम्पोनेड, ठीक है। इससे जो है यूट्राइन जो आर्टरीज हैं उसमें जो है कंप्रेशन की वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। सेकंड इज aortic compression and third is surgery, okay। so this is all about PPH। अब जल्दी से इस PPH के टॉपिक को यही लर्न कर लो, ठीक है। इसके नोट्स नहीं बनाने कि कॉपी में आज मैं लिख रही हूँ, कल मैं लर्न करूँगी, परसों रिविजन करूँगी, अरे यही याद करके ख़त्म करो। फर्स्ट इज PPH की डेफिनेशन। पहले होता था 500 इन वेजाइनल एंड 1000 इन सिजेरियन, तो हम बोलते थे कि हाँ भाई PPH हो गया है। बट अभी क्या बोल दिया है? 500 है या फिर 300 से ऊपर प्लस साइंस ऑफ शॉक, सिंपल। सेकंड, अब जो है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की जाती है, ब्लड लॉस जो है पूरा अच्छे से वॉल्यूम गिना जाता है कि कितना ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है? कैलिब्रेटेड ड्रेप्स की हेल्प से, ओके। थर्ड इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आ गया है ई मोटिव नाम से, जिसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, इसके बाद ये करना है एंड देन ये करना है, ओके। नेक्स्ट इज यूट्रोटोनिक ड्रग। सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। ऑक्सीटोसिन अगर अवेलेबल नहीं है तो अभी क्या आ गया है? कार्बिटोसिन है। ये क्या है? हीट स्टेबल ड्रग है। कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, कार्बिटोसिन दे दो, ओके। देन अगर कार्बिटोसिन भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या देंगे? मीजोप्रोस्टोल, फाइन। उसके बाद में जो है नॉट रिकमेंडेड ड्रग एर्गोमेट्रिन है, या एर्गोमेट्रिन प्लस ऑक्सीटोसिन का कॉम्बिनेशन है, या फिर इंजेक्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जो है अब यूज नहीं होते हैं। ट्रेनेक्सा पहले ऑप्शनल था, अभी जो है विद इन 3 आवर्स जो है आपको देना ही देना है। एंड लास्ट इज एडवांस मैनेजमेंट। अगर किसी भी ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा है तो यू विल गो फॉर एडवांस मैनेजमेंट। फर्स्ट इज यूट्राइन बलून टैम्पोनेड, सेकंड इज आयोटिक कंप्रेशन एंड थर्ड इज सर्जरी, ओके। अब नेक्स्ट अपडेशन है एस्थमा की। जीना क्या होता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा। इसकी गाइडलाइंस आई थी मई 2025 में, ठीक है। इसमें क्या होता था? पहले अगर पेशेंट को एस्थमा का अटैक आता था, ठीक है, तो उसमें हम ना साबा देते थे। साबा क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ये क्या था? ब्रोंकोडाइलेटर था, ब्रोंकस को जो है डायलेट कर देता था, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा सैल्ब्यूटामोल ड्रग। सैल्ब्यूटामोल जो है बहुत कॉमनली यूज होती थी। अगर आपने क्लिनिकल्स में ड्यूटी की होगी तो मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा एस्थलिन का नेबुलाइजेशन दे दो, ठीक है। इतनी कॉमन ड्रग थी बट ये जो है अब डिसकंटिन्यू कर दी है, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ा अपडेट है ये, ठीक है। इसमें क्या है? एस्थमा का ट्रीटमेंट अब जो है आप 2 तरीके से करोगे। एक है ट्रैक 1, एक है ट्रैक 2। ट्रैक 1 जो है प्रेफर्ड होता है, ठीक है, और ट्रैक 2 जो है डेली के लिए है, ओके। इसमें हम क्या करते हैं? लो डोज ICS देंगे। ICS मतलब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके, प्लस देंगे फॉर्मेट्रोल, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है लाबा,
लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। वाई लाबा इज यूज, लाबा जो है लंबे टाइम तक असर दिखता है, ठीक है। साबा जो है शॉर्ट एक्टिंग था, थोड़े टाइम के लिए असर दिखाता था, बट लाबा क्या करेगा, फास्टली एक्ट करेगा, जल्दी असर दिखेगा एंड लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। अप टू 12 आवर्स तक जो है लाबा का इफेक्ट दिखता है, ओके। तो इसमें हम क्या देते हैं, लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस फॉर्मेट्रोल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिक, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हैं लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, ठीक है। बट अगर किसी पेशेंट को डेली डोज पे रखना है तो उसको ट्रैक 2 में डाल देंगे, ओके। इसमें भी सेम स्ट्रेटजी है, लो डोज आईसीएस देंगे प्लस फॉर्मेट्रोल देंगे, ठीक है। बट ये जो है डेली के लिए है एंड ट्रैक 1 जो है एज नीडेड, जब जरूरत हो तब के लिए है, ओके। उसके बाद में ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये मोर देन 12 ईयर्स ओल्ड के लिए हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए साबा क्यों डिसकंटिन्यू की, इससे जो है सीवियर एस्थमा अटैक आते थे बाद में, एग्जर्बेशन ज़्यादा थी, डेथ ज़्यादा थी, इसीलिए जो है इसको लाबा से रिप्लेस कर दिया, फाइन। और जो ये थेरेपी अभी स्टार्ट की है ट्रैक 1 में, ट्रैक 2 में, ये लो डोज आईसीएस प्लस फॉर्मेट्रोल, इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट क्यों बोलते हैं इसको, सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीविंग थेरेपी। इससे मेंटेनेंस भी हो रही है एंड रिलीविंग भी है, रिलीव भी मिल रहा है और मेंटेनेंस भी है। देखो फॉर्मेट्रोल क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन कर देगा एंड आईसीएस क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम कर देती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर थेरेपी होगी। पहले क्या होता था, साल्बुटामोल दे देते थे, ब्रोंकस डायलेट हो गया है, बट वो कोई क्योर नहीं है। अंदर से जो है इतनी ही इन्फ्लेमेशन रहती थी एयरवेज में, बस ब्रोंकस जो है डायलेट हो जाते थे। बट अब ये जो है ज़्यादा क्यूरेटिव इफेक्ट लाएगी, क्योंकि ब्रोंकस तो डायलेट हो ही रहा है, साथ में जो है एयरवे की इन्फ्लेमेशन भी कम हो गई है, फाइन। तो दिस इज स्मार्ट थेरेपी, ठीक है। मेंटेनेंस भी हो रही है कि आगे एग्जर्बेशन ना हो, प्लस रिलीविंग, साथ की साथ असर भी दिख रहा है, ओके। उसके बाद में एक ड्रग और इन्वेंट की गई है कि अगर ऊपर वाले ट्रीटमेंट से पेशेंट को असर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ड्रग देंगे डेपीमो, ठीक है। कैसे पढ़ोगे इसको, किमैब, डेपीमो किमैब, ठीक है। डेपीमो किमैब जो है एक ड्रग है, वो जो है ट्वाइस इन अ ईयर देंगे, ठीक है, 2 बार देंगे साल में, ट्वाइस, ओके। इसका डोज क्या रहेगा, 100 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस, ठीक है, 100 मिलीग्राम देंगे सबक्यूटेनियसली, ओके। एंड ये क्यों दी जाती है, जब सीवियर इजियोनोफिलिक एस्थमा होता है, ऊपर वाले ट्रीटमेंट से असर नहीं पड़ता है, तो हम ये ड्रग देंगे एंड दिस इज लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा अपडेट और है कि पहले क्या होता था, स्पाइरोमेट्री जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता था, स्पाइरोमेट्री, ठीक है। अगर एस्थमा है पेशेंट को तो स्पाइरोमेट्री जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट इसमें जो है साथ साथ कुछ और बायोमार्कर्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि फीनो, FENO, फ्रैक्शनलाइज्ड एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। आप जितना एयर जो है बाहर एक्सपिरेट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उसमें कितना नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। इससे जो है हमें एयरवे का इन्फ्लेमेशन का पता चल जाएगा। अगर हाई फिनो है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा है, तो इट मीन्स ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, ओके। तो स्पाइरोमेट्री के साथ में अब जो है फिनो भी ऐड कर दिया गया है एज अ बायोमार्कर, ओके। अब है अपनी थर्ड अपडेट मेनिंजाइटिस के ऊपर। मेनिंजाइटिस की अपडेट आई थी अप्रैल 2025 में, ओके। तो WHO ने फर्स्ट टाइम जो है गाइडलाइंस दी है कि किस तरह से मेनिंजाइटिस को अर्ली डायग्नोस करना है, क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा, और इन पेशेंट का लॉन्ग टर्म केयर कैसे रहना चाहिए कम्युनिटी के अंदर, ओके। तो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी आई है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी में क्या बोलते हैं, डिफीट मेनिंजाइटिस बाय 2030, ठीक है, ये इन्होंने स्लोगन दिया है। इसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि हम जो है एलिमिनेट कर देंगे, क्या एलिमिनेट कर देंगे, मेनिंजाइटिस के एपिडेमिक्स, ठीक है, मेनिंजाइटिस के एपिडेमिक्स जो है हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में रिड्यूस किया जाएगा वैक्सीन प्रिवेंटेबल मेनिंजाइटिस को बाय 50%। वैक्सीन प्रिवेंटेबल मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजाइटिस वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है उसको 50% से कम कर देंगे, ओके।
थर्ड इज रिड्यूस डेथ्स बाय 70% जो है डेथ में रिडक्शन लाएंगे। ओके, तो मेनिंजाइटिस का क्या अपडेट है? WHO ने फर्स्ट टाइम गाइडलाइंस दी हैं अप्रैल 2025 में, और इन्होंने क्या स्लोगन दिया? डिफीट मेनिंजाइटिस बाय 2030। मेनिंजाइटिस को हरा दो बाय 2030 तक। पर किस तरह से हराएंगे? क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि मेनिंजाइटिस के एपिडेमिक्स जो है खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो। सेकंड इज जो मेनिंजाइटिस वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है उसके केसेस को 50% से कम कर दो। एंड थर्ड इज रिड्यूस डेथ्स बाय 70%। जो भी मेनिंजाइटिस से रिलेटेड डेथ्स होती हैं उसको 70% से कम कर दो। ओके, उसके बाद में अपडेट है डायग्नोसिस से रिलेटेड। देखो, जब भी मेनिंजाइटिस का पेशेंट आता है तो हम करते हैं लंबर पंक्चर। ठीक है, इससे क्या होता है? CSF निकालेंगे और CSF को जो है कल्चर के लिए भेज देते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया जो है ससेप्टिबल है और उसको उसके अकॉर्डिंग जो है एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ठीक है, ये अभी तक का प्रोटोकॉल है, बट ये हर एक हॉस्पिटल का अपना अपना था। कुछ हॉस्पिटल्स इसको फॉलो करते थे, कुछ नहीं करते थे। ठीक है, बट अब WHO ने अगर बोल दिया है, गाइडलाइंस दे दी है, तो हर हॉस्पिटल को ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही पेशेंट आएगा आप सबसे पहले लंबर पंक्चर करोगे। ठीक है, और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, लंबर पंक्चर करो एंड जल्दी से जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। ओके, बट अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हम लंबर पंक्चर नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि लंबर पंक्चर करना है बट अभी नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो पहले आप एंटीबायोटिक दे दो। ठीक है, फिर उसको LP करो या फिर CT स्कैन के लिए भेजो अगर LP में डिले हो रहा है तो। ठीक है, डायग्नोसिस बहुत सिंपल सा है, पेशेंट के आते ही उसका लंबर पंक्चर करो और फिर एंटीबायोटिक दे दो। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है लंबर पंक्चर में टाइम लगेगा या फिर लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसका CT स्कैन करना पड़ेगा, तो पहले आप एंटीबायोटिक दोगे फिर उसको CT स्कैन के लिए भेजोगे। फाइन। इसके बाद में कुछ ब्लड के बायोमार्कर्स हैं जो अभी डायग्नोसिस में मिला दिए गए हैं। ये ब्लड के बायोमार्कर्स जो है बैक्टीरियल एंड वायरल मेनिंजाइटिस में डिफरेंशिएट करने के काम आएंगे। पहला बायोमार्कर है प्रोकैल्सिटोनिन, सेकंड इज CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, थर्ड इज पेरिफेरल WBC काउंट। ठीक है, ये 3 ब्लड के बायोमार्कर हैं जो ऐड कर दिए गए हैं बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, अब आ जाओ ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही पेशेंट आएगा सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, सेकंड इज एम्पायरिक एंटीबायोटिक्स। एम्पायरिक एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जैसे कि सेफ्ट्रिएक्सोन है या फिर वैंकोमाइसिन है। कल्चर का रिपोर्ट आए उससे पहले आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आपको वेट नहीं करना कि कल्चर की रिपोर्ट आएगी, हम पता लगाएंगे कौन से बैक्टीरिया है फिर हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको नहीं वेट करना। पेशेंट आया है, जल्दी से लंबर पंक्चर करो और सेफ्ट्रिएक्सोन एंड वैंकोमाइसिन स्टार्ट कर दो। ठीक है, कल्चर की रिपोर्ट्स आएंगी फिर जो है मॉडिफिकेशन किया जाएगा ड्रग्स में कि अब कौन सा एंटीबायोटिक देना है, बट आते ही आपको सेफ्ट्रिएक्सोन एंड वैंकोमाइसिन स्टार्ट कर देना है। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथासोन। ठीक है, ये जो है आपको एंटीबायोटिक्स के साथ में जो है स्टार्ट कर देना है। एंटीबायोटिक्स के पहले या उसके साथ में जो है डेक्सामेथासोन दे देना है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ओके, एंड लास्ट अपडेट इज न्यू वैक्सीन आई है जिसको बोलते हैं मैन से मतलब मेनिंजाइटिस 5CV। ये 5 स्ट्रेन्स से जो है हमें प्रिवेंट करता है। कौन से? ACWXY। ये 5 स्ट्रेन से जो है हमें प्रिवेंशन देता है। ओके, इस न्यू वैक्सीन को मोर देन और इक्वल टू 9 मंथ्स ऑफ एज में दे सकते हैं। 9 महीने से ऊपर अगर बच्चा है तो हम उसको ये वाला वैक्सीन दे सकते हैं। फाइन, ठीक है। तो मोटा मोटा इसमें आपको याद क्या करना है? मेनिंजाइटिस में मेनिंजाइटिस ने क्या स्लोगन दिया? डिफीट मेनिंजाइटिस बाय 2030। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या बोला? हम जो है मेनिंजाइटिस के एपिडेमिक्स को कम कर देंगे। सेकंड क्या बोला? कि हम जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल मेनिंजाइटिस को 50% से कम कर देंगे। ठीक है, डेथ को जो है 70% से कम कर देंगे। फाइन। थर्ड, उसने जो डायग्नोसिस के बारे में बोला कि
आते ही पेशेंट का एलपी कर देना, लंबर पंक्चर, एंड अगर लंबर पंक्चर में डिले हो रहा है या सीटी स्कैन करना है तो उससे पहले आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। एंटीबायोटिक्स में आप एम्पेरिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे, सेफ्ट्रेक्सोन एंड वैंकोमाइसिन। जब कल्चर का रिपोर्ट आएगा तो हम जो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे ट्रीटमेंट को। साथ में जो है आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देने हैं। न्यू वैक्सीन आई है MEN 5CV जो इन सारे स्ट्रेन से हमें बचाती है और 9 महीने से ऊपर के बच्चे को हम दे सकते हैं सिंपली। ठीक है, आई होप आपको साथ साथ ये याद कर रहा हो। मैं 2-3 बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सुनने से जो है हमें याद हो जाता है। तो आई वांट कि ये वीडियो के एंड तक आपको ये सब याद हो जाए। ओके, अगली अपडेशन है AHA की, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ये अपडेशन है हाइपरटेंशन के बारे में, 2025 में आई थी। अगर 180/120 से ऊपर बीपी चला जाए, ब्लड प्रेशर जो है 180/120 से ऊपर चला जाए तो हम इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस हो गया। सिंपल। अब हाइपरटेंशन क्राइसिस के भी 2 पार्ट हैं, या तो हम इसे बोलेंगे इमरजेंसी या हम बोलेंगे अर्जेंसी। ओके, दोनों में सेम है, 180/120 से ऊपर चला जाएगा। बस डिफरेंस कितना है, इमरजेंसी में जो है ऑर्गन डैमेज देखने को मिलेगा आप, बट अर्जेंसी में जो है नो ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अर्जेंसी और इमरजेंसी में बस इतना डिफरेंस है, दोनों का बीपी जो है 180/120 से ऊपर मिलेगा। डिफरेंस इज इमरजेंसी में ऑर्गन डैमेज है एंड अर्जेंसी में ऑर्गन डैमेज नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी पुरानी गाइडलाइंस, बट अब इसी अर्जेंसी का नेम चेंज करके इन्होंने रख दिया है सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, या फिर एसिम्प्टोमेटिक एलिवेटेड बीपी। अब जो है इसको बस इसका नेम चेंज कर दिया है, अर्जेंसी से सीवियर हाइपरटेंशन। फाइन। इसके ट्रीटमेंट में छोटा सा बदलाव है। देखो, अगर हाइपरटेंशन इमरजेंसी का पेशेंट है तो हम क्या करते हैं, विदिन 1 आवर जो है स्टार्टिंग के इन फर्स्ट आवर हम कोशिश करेंगे 20 से 25% बीपी में रिडक्शन ले आए, कम हो जाए। ओके, ये जो है आईसीयू में ट्रीट किया जाएगा ये वाला पेशेंट। बट अर्जेंसी में अब क्या बोला है, नो रैपिड आईवी ट्रीटमेंट, कोई आईवी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, इसमें हम ओरल ड्रग्स से काम चलाएंगे। ठीक है, एंड ये वाले पेशेंट जो है ओपीडी में फॉलो अप करेंगे, इनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा है। AHA ने क्या बोला है कि हाइपरटेंशन क्राइसिस मतलब 180/120 से ऊपर जो हाइपरटेंशन क्राइसिस होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर ऑर्गन डैमेज है तो उसको इमरजेंसी बोल देंगे, और ऑर्गन डैमेज नहीं है तो उसको अर्जेंसी बोलते थे, बट उसका नाम बदल के अभी सीवियर हाइपरटेंशन कर दिया है। ठीक है, और जो सीवियर हाइपरटेंशन के पेशेंट है इनको ओरल ड्रग्स देंगे, कोई आईवी ड्रग देने की जरूरत नहीं है। सिंपल है। नेक्स्ट एक छोटा सा अपडेट है CPR से रिलेटेड इन इन्फेंट्स। देखो, पहले क्या करते थे हम, 2 फिंगर्स मेथड यूज करते थे। 2 फिंगर से क्या करते थे, CPR देते थे, या फिर 2 थंब से देते थे, ऐसे पूरा एनसर्कल कर लेते थे चेस्ट को एंड 2 थंब से हम CPR देते थे। बट अब चेंजेस क्या है, जो 2 फिंगर मेथड था उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2 फिंगर मेथड को बंद कर दिया गया है, अब इसको यूज नहीं करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, बेस्ट मेथड क्या रहेगा अपना, थंब वाला। ठीक है, जो हम चेस्ट को एनसर्कल करके थंब से कंप्रेशन देते थे वो बेस्ट मेथड है, या फिर 1 हैंड मेथड। ठीक है, एक हाथ से CPR देंगे। ओके, इसके बाद में जो है पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बच्चे में यूज नहीं करते थे। ठीक है, थोड़ा हम कोशिश करते थे बच्चे में डिफिब ना देना पड़े, बट अभी क्या है, पूरा जो जोर दिया गया है इस बात पे कि नहीं, बच्चे में भी डिफिब्रिलेटर यूज करो। एक चीज। दूसरी चीज, अगर बच्चे के लिए चेस्ट पैड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप अडल्ट के चेस्ट पैड्स यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद में एक अपडेट और है बच्चों के लिए चोकिंग से रिलेटेड। अगर बच्चे को चोकिंग हो गई है, कुछ एक्सटर्नल बॉडी, फॉरेन बॉडी जो है चोक कर गई है, तो हम क्या करेंगे, 5 बैक ब्लोज प्लस 5 चेस्ट थर्स्ट, ये हम उसके ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। ओके, ठीक है, पहले क्या होता था, एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज होता था, तो अभी नो एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देंगे, हम जो है 5 ब्लैक ब्लोज देंगे एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। फाइन, ये जो है इन्फेंट से रिलेटेड है। इसके बाद में एक साइकेट्री का अपडेट है। इसमें क्या है, FL100, ये जो है एक ऐसा डिवाइस है, मॉडरेट से सीवियर डिप्रेशन में यूज होता है।
होम बेस्ड डिवाइस डेवलप किया गया है कि आप घर पे ही डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक टेक्निक होता है यूज करने का, सिर में ये लगाया जाएगा एंड लो करंट जो है स्टिमुलेट किया जाएगा क्रेनियल में। ठीक है, इससे क्या है, मॉडरेट से सीवियर डिप्रेशन का इलाज हो सकेगा। ठीक है, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, TDCS। TDCS क्या होता है, ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। ठीक है, FL100 एक डिवाइस है एंड TDCS जो है टेक्निक है। बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, FL100 एक डिवाइस जो है इन्वेंट किया गया है जिससे घर पे ही डिप्रेशन का इलाज हो जाएगा एंड TDCS जो है टेक्निक है। फाइन, उसके बाद में एक अपडेशन है PSVT से रिलेटेड, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या है, एक ड्रग जो है इन्वेंट की गई है, एट्रिपमिल नेजल स्प्रे जो है इन्वेंट किया गया है। तो ये जो है 2026 का ही अपडेट है। अगर किसी पेशेंट को PSVT हो गया है तो वो घर पे ही नेजल स्प्रे यूज कर सकता है। एट्रिपमिल ये जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये क्या करता है, AV नोड के कंडक्शन को स्लो कर देता है। इससे जो है एक साइनस रिदम हमें मिल जाएगी। फाइन, एंड आवर लास्ट इज WHO 2025 थीम प्लस नर्सेज डे थीम। नर्सेज डे की क्या थीम थी 2025 की, तो WHO 2025 ने थीम दी है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। इसमें क्या बोला गया कि हम मेटरनल डेथ को, न्यूबॉर्न डेथ को जो है कम करेंगे, ताकि अगर बच्चे की हेल्दी बिगनिंग होगी तो एक अच्छा फ्यूचर हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो इधर से ये आया हेल्दी बिगनिंग और होपफुल फ्यूचर। ये किस पे जो है कॉन्सेंट्रेट करती है, मदर पे, मेटरनल डेथ पे प्लस न्यूबॉर्न पे। ओके, नेक्स्ट इज नर्सेज डे की क्या थीम थी, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथेंस इकोनॉमीज। तो नर्सेज डे थीम पे ये क्या थीम है, देखो, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर्स, और अगर हम नर्सेज की केयर करेंगे तो इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। देखो, नर्सेज जो है बैकबोन मानी जाती है हेल्थ केयर की। ठीक है, तो अगर नर्सेज जो है हेल्दी होंगी, अच्छी वर्किंग कंडीशन होगी, तो हम अच्छा जो है आउटपुट देंगे, हमारी जो है पेशेंट केयर बेटर होगी और इससे जो है इकोनॉमीज में बूस्ट मिलेगा, स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, तो दिस इज नर्सेज डे थीम। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिसेंट अपडेट्स, क्या क्या अपडेट्स अपनी आई हैं मेडिकल फील्ड में, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नॉर्सेट में इधर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, WHO 2026 की थीम आ चुकी होगी जब तक आपका नॉर्सेट का पेपर होगा। ठीक है, तो उससे पहले आप 2026 की थीम जरूर पढ़ के जाएंगे। ओके, थैंक यू।